जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और कल ही नोटिफिकेशन आया है। मैं बहुत ही बिजी चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में आपके जो मन में डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं, आपकी जो परेशानी है, क्योंकि लगातार मुझे छात्र फ़ोन कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, खासकर 25, 27 और 24, 26 वाले। उनका भी यहाँ पर मैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलें, उसे अवश्य फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर मैं लगातार क्यूज दे रहा हूँ, उसको भी जाके आप लोग ज्वाइन अवश्य कर ले। ठीक है, जेटेट के नोट्स भी यदि आपको चाहिए तो हमारे पास मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में कल ही विज्ञप्ति जारी हुआ है जैक के द्वारा, जो कि मैंने पहले भी बोल दिया था कि बहुत जल्द आपका आने वाला है नोटिफिकेशन। देख सकते हैं 21/4/2026 से फॉर्म भरे जाएंगे, सो लेकर 21/5/2026 तक, यानी 21 अप्रैल से 21 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी पूरे भारतवर्ष का कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि 5% जो रिजर्वेशन मिलता है ST SC और OBC छात्रों को, वो इसमें मिल गया है। ठीक है, ये जो आप लोग का मांग था कि हमें 5% का रिजर्वेशन चाहिए, जैसे कोई 12 में 45% मार्क्स लाया है तो भी इस फॉर्म को भर भर पाएगा, या ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है तो भी फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें न्यूनतम उम्र का जो सीमा है 21 साल रखा गया है। इसको लेकर बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि न्यूनतम उम्र का सीमा 18 रहना चाहिए। तो देखिए, ये आपका कार्मिक विभाग तय करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है न्यूनतम जो उम्र की सीमा है अधिकतम उम्र की सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसका मांग आप लोग कार्मिक विभाग में जाके रखिए, तो वहाँ से शुद्धि पत्र जारी होके 18 हो सकता है। लेकिन ये सब आप लोग करोगे तब ना, बहुत सारे छात्र होते हैं करते नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। हम लोग ने आपका बात उठाया था, लेकिन ये शिक्षा विभाग से नहीं हो सकता था, ये आपका कार्मिक विभाग से ही हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए आपको शिक्षा विभाग जाना पड़ेगा। अब अधिकतम उम्र का जो सीमा है, देखिए यहाँ पर 58 वर्ष रखी गई है, जो पारा टीचर हैं उनके लिए। और देखिए आगे देखिए, जो ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये 2 स्तर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और प्राथमिक कक्षा 1 से 5 जो एग्ज़ाम होगा आपका 2.5 घंटे का होगा, और ये तो आप लोग को पहले से भी पता है, 6 to 8 का भी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्र होंगे उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कठिनाई का स्तर जो है आपका कक्षा 1 to 5 में मैट्रिक या समकक्ष होगा, है ना। और 6 to 8 का कठिनाई का स्तर, है ना, कठिनाई का स्तर 10+2 लेवल तक होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है 6 to 8 में, खासकर साइंस वालों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए जो है न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स रखा गया है 60%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55%, पिछड़ा 1 के लिए भी 55%, ST SC और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी आदिम जनजाति लोग के जितने भी छात्र हैं उनके लिए 52% रखा गया है कट ऑफ। मतलब 78 मार्क्स में ST SC छात्र क्वालिफाई हो जाएंगे, OBC छात्र 82 नंबर में क्वालिफाई माने जाएंगे, और जनरल कैटेगरी में आने वाले छात्र 60% मार्क्स में क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी 90 नंबर लाएंगे तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। चलिए, यह सब सारी चीज़ें हो गई। फॉर्म भरने का तो आप लोग पहले से जानते हैं कि आपको 1300 रुपया लगेगा सामान्य जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 700 रुपया लगेगा, है ना। ऐसा करके ये आपका दोनों फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपया लगेगा। आर्थिक एवं कमजोर वर्ग EWS के लिए 1500 रुपये लगेंगे, दिव्यांग के लिए 700, 700, 800 ऐसे करके लगेगा। पिछड़ा वर्ग 1 के लिए दोनों फॉर्म भरेंगे तो 1300 रुपया लग जाएगा, पिछड़ा वर्ग 2 को 1300 रुपया लगेगा। ऐसे करके आप ये देख लीजिएगा, है ना। शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात वापसी योग्य नहीं होगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग पहले फॉर्म भरे थे, इससे पहले जब फॉर्म भरी गई थी 2024 में, उन लोगों को दोबारा पैसा नहीं लगेगा। वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के
लॉगिन करके फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, उनको पैसा नहीं लगेगा। जो पहले फॉर्म भरे हैं वो दोबारा फॉर्म नहीं भरिएगा, उसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया। और प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है, इधर है, हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने छोड़ दिया, जिसके बारे में मुझे बात करना था, आप लोगों को बताना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली 2026 के खंड इतना विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना होगा, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उनके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिसे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या, ये है ना आपका सिविल अपील संख्या 5564/2019, ये वही केस था दोस्तों जो कि हम लोग ने बार बार शिक्षा विभाग में दिया, वो आपके नियमावली में भी आया हुआ है और आपके नोटिफिकेशन में भी आया। इसका अर्थ ये है कि 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्रांक 11/28/52 दिनांक 4/8/2022 प्रभावी होगा। जब ये नोटिफिकेशन में आ गया और नियमावली में भी आ गया, यानी 2025-27 और 2025-27 और 24-26 के छात्रों को कोई रोक नहीं सकता है, ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब यहाँ छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि उनका रिजल्ट है ना, जैसे कोई डीएलएड कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो उनका रिजल्ट जेटेट के रिजल्ट से पहले कैसे आएगा अगर वो फर्स्ट ईयर में है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका नियमावली में आपका ये आ चुका है, एनसीटी का गाइडलाइन आ चुका है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं। अगर कोर्ट में कोई भी मामला चलता है तो सबसे पहले उसकी नियमावली को ही मान्य माना जाता है। नियमावली में लिख दिया दोस्तों कि 5564/2019, यानी उस केस में जो भी सुप्रीम ऑर्डर आया है, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली क्या था कि एपियरिंग की जो परिभाषा थी उसको एनसीटी के द्वारा चेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। ये केस नंबर था 5564/2019, उसमें वो ये कहा गया कि कोई छात्र अगर आज डीएलएड में एडमिशन ले लेता है तो भी वो टेट परीक्षा के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो ये आप लोग निश्चित रहें, ये हो चुका है। बाकी बात, अगर आपको शुद्धि पत्र जारी करवाना है, इसको सही करवाना है, तो इसके लिए आप लोगों को शिक्षा विभाग जाना होगा और शिक्षा विभाग के द्वारा आप लोग शुद्धि पत्र जारी करवाइए। ये जारी करने का राइट शिक्षा विभाग के पास है और वो जारी कर देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आगे चल के अगर आप का कुछ दिक्कत भी होगा तो आप ये जो नोटिफिकेशन और ये एनसीटी का गाइडलाइन आपके नियमावली में सम्मिलित किया गया है, इससे कोई आपको किसी भी परीक्षा से बाहर नहीं कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यदि आप सहायक आचार्य भर्ती में सम्मिलित होते हैं, पास होते हैं, तो आपकी नियुक्ति कोई भी माय का लाल रोक नहीं सकता है। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट उस केस का उल्लेख है जो मैं आपको बता रहा हूं, 5564 यही केस है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था और एनसीटी का गाइडलाइन का यहाँ पर पत्रांक संख्या भी दिया हुआ है। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभावी होंगे, यानी इस एनसीटी के गाइडलाइन में जो कि कुछ भी लिखा है ये प्रभावी होगा। यानी अगर कोई छात्र 25-27 या 24-26 में है और जेटेट पास करता है, डीएलएड पूरा कंप्लीट करता है और वो बहाली में पास हो जाता है, तो वो उस परीक्षा के योग्य माना जाएगा। लेकिन आपके मन में जो डाउट है उसको क्लियर करवाना है तो आप लोग शुद्धि पत्र जारी करवा सकते हैं शिक्षा विभाग जाके। अब इसके लिए आगे की रणनीति क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ उम्र की जो सीमा है उसको भी
आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को शिक्षा विभाग जाना होगा, कार्मिक विभाग जाना होगा, तभी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे जो जो बताना था वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई भी डाउट होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं हूबहू वही पढ़ना है। और कुछ छात्र खोटा के नोट्स को लेकर परेशान है कि मैंने जो नोट्स दिया है वो अलग है। नहीं दोस्तों, मैंने जो नोट्स दिया है वही आपको एग्जाम में पढ़ना है। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वही पढ़ना है। उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे उसको यहाँ पर जो आपका नियमावली आया है और सिलेबस आया है, उसके उसके आधार पे यदि आप देखते हो तो कैसे उसको आप समझ सकते हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी बात कक्षा 1 to 5, 6 to 8 दोनों का सिलेबस भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, नोटिफिकेशन भी डाल दिया है, नियमावली भी डाल दिया है। साथ ही साथ यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और वहाँ से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रश्न है, तो नीचे अवश्य कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।